National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. She has been appointed as member of Task Force on Homeopathy in 2017. She has been appointed as expert by UPSC Government of India in November 2017. She has been appointed as expert in Gujarat Public Service Commission in 2019 and appointed as an expert by AIMS for selection of homeopathic MOs in January 2018. She has been appointed as moderator for research officer selection by Ministry of Ayush in Government of India in 2018 and also worked as expert in selection committees for research associates and officers by Ministry of Ayush, Government of India in 2016. She has been a committee member in Niyantrit Madhumeh Bharat Abhiyan of Ministry of Ayush and Indian Yoga Association. She has published 21 national articles and international articles, and she has presented 54 national articles and 9 international articles. Now we would like to welcome Dr. JUHI Gupta for teaching us things about the prevention and management with homeopathy. Please welcome Dr. JUHI Gupta. Thank you so much. My voice is clear? Yes. जी, Yes, madam. Yes, Clear. ma'am. सभी को नमस्कार और आरोग्य भारती पंजाब प्रांत को इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपके समक्ष प्रस्तुत होना मेरे लिए गौरव की बात है और मुझसे पूर्व मेरे अग्रज और बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर शिवांग ने बहुत ही प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन, बहुत पिन पॉइंटेड और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। मैं आभारी हूँ माननीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी के, उनके प्रोत्साहन के, मनिंदर जी के, प्रमोद जी, ईश्वर जी और आपकी समस्त टीम की। जैसा कि मुझे बताया गया था कि आज के कार्यक्रम में महावीर कॉलेज के छात्रों की संख्या होगी, मेरे भी कुछ छात्र जुड़े हैं, तो मैंने प्रयत्न किया है कि पिछले 2 साल में जितना मैं सीख पाई कोविड का, जिसमें एक मेजर हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है, वो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद की टीम के साथ भोपाल के एक हॉस्पिटल में 300 मरीजों के ऊपर एडजुवेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का था, जो अभी पिछले हफ्ते ही टास्क फोर्स ने क्वालिटी असेसमेंट करके उसको अप्रूव कर दिया है और अब वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रकाशित होने जा रहा है। तो मेरी टीम के डॉक्टर्स, डॉक्टर देवव्रत और पूरे सभी की मैं आभारी हूँ और हमारे साथ जिन एसआरएफ्स ने काम किया, और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ एलोपैथिक हॉस्पिटल चिरायू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा सिंह के लिए, जिन्होंने हमें इतना हेल्प किया और हर पल हमारे अच्छे काम को सराहा और व्यवधान तो भूल ही जाइए, समर्थन किया हमारा। तो और माननीय अशोक जी का आज का जो गाइडेंस है वो बहुत ही वैल्यूएबल है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं उनसे कहूंगी कि उसको निश्चित रूप से अपने जीवन में उसका अनुसरण करें और जिस पैथी में आप आए हैं उसको पहले जानें और फिर उसका सम्मान आपके मन में कैसे बढ़ता चला जाएगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अपनी बात को आगे ले जाते हुए मैं कैसे इस रोग की समझ ने मुझे सिखाया कि हमें इस नए प्रकार की परिस्थिति में एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कैसे बिहेव करना है, क्या व्यवहार रखना है, वो मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूंगी। प्रमोद जी, मैं अनुरोध करती हूँ मेरी स्लाइड शेयर कर दें। तो सर्वप्रथम मैंने ये प्रयत्न किया है कि मैं सभी चिकित्सकों के साथ एक क्विक रिवीजन करूंगी कि किसी भी रोग का, अब यहाँ पर हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए हैं और अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो सफर कर रहा है या जो बैलेंस डिस्टर्ब्ड है या कोई भी चीज जो एक लक्षण के रूप में व्यक्ति में उभर के आई है, हम उसका निराकरण करें। अब चाहे मैं यहाँ पर डिजीज शब्द प्रयोग करूं, चाहे मैं सिम्टम प्रयोग करूं, चाहे मैं अप्रोच प्रयोग करूं, मेरा प्रयत्न ये है कि किस प्रकार से इस नव निर्मित नई परिस्थिति में होम्योपैथी की समझ का जो लाभ मुझे हुआ है, मैं आप सबके साथ उसको शेयर करूं। मेरा स्लाइड प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए। एक मिनट आप जी बोलिए। जी 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 मैं बोल रही हूँ, आप करते रहें। तो जो मेरी पहली स्लाइड है उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया के नामी लेखकों ने रोग के आधारों की जो व्याख्या की है, उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो होम्योपैथी, आयुर्वेद और समस्त आयुष चिकित्सा पद्धतियों का आधार है
और वो है स्वयं संतुलित संपूर्ण मनुष्य। तो वो व्यक्ति ही रोग का सबसे बड़ा कारक बनता है। बाहरी परिवर्तन तो उसमें ऐड करते हैं, और उस व्यक्ति के परिवर्तन या प्रहार या परिस्थितियों के जिनके भी आधार पे वो रोगी बनता है, उनको हमने लिस्ट किया है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर का मतलब पिछली पिछली स्लाइड पे जाइए। पिछली बैक मॉलि बैक। जी, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है डीएनए और आरएनए से संबंधित। मैं मोटा मोटा समझा रही हूं अपने छात्रों के लिए और लाभार्थियों के लिए। तो जो डिजीज आज मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचा दी गई है इन्वेस्टिगेशन से, प्रमाणों से, उसको मैं गलत इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं मानती हूं कि यदि कोई चिकित्सा पद्धति कारगर है तो वो संपूर्ण मनुष्य में भी सुधार लाएगी, वो उसके सिस्टम में भी सुधार लाएगी, ऑर्गन्स में भी लाएगी, टिश्यूज में भी लाएगी, सेल्स में भी लाएगी और मॉलिक्यूल्स में भी लाएगी। तो हमें क्यों घबराना है इनसे, हमें तो इनको प्रूव करना है। तो मॉलिक्यूलर का यहाँ पे अर्थ है डीएनए और आरएनए। और जैसा कि कोविड के बारे में अभी जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस आ रहे हैं, ये एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट वाली डिजीज होने वाली है, क्योंकि इस डिजीज से पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, और डिजीज और ट्रीटमेंट के प्रभाव को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखना हमारे लिए एक सामान्य फाइंडिंग होगी। आने वाले समय में हिस्ट्री टेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होगा कि क्या आप कोविड प्रेजेंटेशन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था, और उसके बाद से आपका क्या परिवर्तन हुआ। जैसे होम्योपैथिक केस हिस्ट्री में हम हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, एनी मेजर डिजीज लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस को समझना हर होम्योपैथ के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है सेल्यूलर। सेल्यूलर लार्जली इम्यून होता है। इम्यून मतलब रोग प्रतिकारक, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, और उसके बारे में आयुष चिकित्सकों को समझाना जरूरी नहीं है। हम डे 1 से वाइटल फोर्स पे काम करते हैं, और वही वाइटल फोर्स इट इज द बैकबोन ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म। तीसरा डिजीज का कारक या आधार होता है कीटाणु। कीटाणु पहले बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से महामारी में महत्वपूर्ण है। और होम्योपैथी पनपी, बची और फैली महामारी में ही है। इतिहास उठा के देख लें, 10,000 एविडेंसेस हैं अमेरिकन साइंटिस्ट ने संग्रहित किए हैं कि किन परिस्थितियों में महामारी में होम्योपैथी ने लोगों को, जन सामान्य को लाभान्वित किया। इसलिए इन्फेक्टिव एजेंट से हमें परेशान नहीं होना। उसकी पहचान हो गई तो ठीक है। आज उसका नाम कोरोना था, अगर उसका नाम कुछ और होता, चॉकलेट होता, आइसक्रीम होता, तो भी उसका प्रभाव वही होता। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है, पर उसके अंदर अपने आप को बांधना जरूरी नहीं है। सिस्टम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट। अब इस पे मेरा द्वंद है बहुत सारे चिकित्सकों से, जो कहते हैं कि कोविड एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। मैं कहती हूं कोविड एक डिजीज है जिसका मेजर इफेक्ट रेस्पिरेटरी होने से वो सीरियस हो जाती है, या वो डिजीज हम उसको एक हॉस्पिटलाइजेशन कैटेगरी में या लाइफ सेविंग लेवल पे ले जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देती हूँ। एक 1.5 साल की बच्ची 7 दिन से हम एलोपैथिक डॉक्टर्स के संपर्क में थी। उनका पूरा परिवार को कोविड पॉजिटिव हुआ। वो बच्ची को भी इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आए, 1-2 लूज टूल्स हुए, गट अपसेट हुई, पेट फूला, दुखा, लेकिन उससे अधिक नहीं। पिछले 7 दिनों पहले उसको बहुत अनईजीनेस, वो कुछ खाने को तैयार नहीं, बहुत चिड़चिड़ी और रो रही थी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, उसको एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पूरे चल रहे थे। उन्होंने मुझे संपर्क किया, मैंने भी दवा दी, लेकिन किसी भी दवा ने ज्यादा फायदा उसको नहीं किया। जब हमने उसकी सोनोग्राफी कराई तो उसका अपेंडिक्स वाज अबनॉर्मली लार्ज इन साइज। उसकी टिप जो थी वो इन्फेक्टेड एंड बैडली, चेंजेस इन द टिश्यूज कैन बी सीन। नेक्रोस्ट तो वर्ड यूज नहीं करूंगी मैं, लेकिन इट वाज ग्रॉसली ऑल्टर्ड। और उसका जो नेक था वो उस फूलने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था। इट वॉज अ सर्जिकल इमरजेंसी। हमें उसको एडवाइस करना पड़ा कि आप सर्जरी कीजिए, क्योंकि वो लाइफ सेविंग था। अब इसमें वो डिजीज एक विशेष सिस्टम पे जाकर सीरियस हो गई। उस चिकित्सक का, एलोपैथिक चिकित्सक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे गट इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, और अपेंडिकुलर इन्फ्लेमेशन का ये दूसरा सीरियस केस है। मैंने भी बार बार उस इन्वेस्टिगेशन को देखा, तो फ्लूइड था,
WBC काउंट 16,500 था और किसी भी चीज से डाउन नहीं आ रहा था, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम कौन सा हो गया उसका? It was the large intestine, the appendicular affection, but largely it is a disease which becomes serious with manifestations of the lungs. Now, psychiatric impacts as basis of disease, homeopaths बहुत अच्छे से जानते हैं, psychosomatic effects हैं, drugs very important, खास तौर पे habitual drugs, long term intake, gradually बढ़ती हुई drugs और addictions, इसमें दोनों categories आती हैं. Poisoning is anything whose quantity and reaction is beyond the bearability of the person. अब पॉइजनिंग में अगर आप कोई मुझे मौका दे तो मैं ऑक्सीजन को भी पॉइजनिंग की कैटेगरी में ले रही हूँ. अगेन आई एम सेइंग, मैं बार बार हॉस्पिटल्स मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स के साथ पिछले 6 महीने से लगातार 1-to-1 बेसिस पे जुड़ी हूँ. आई हैव पीपल जो ऑक्सीजन लगने के बाद उनको इतना एक्सेसिव ड्राइनेस हुई, इतना पित्त विकार डेवलप हुआ कि उसके बाद उनकी बॉडी ने किसी ड्रग को भी एक्सेप्ट नहीं किया. 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन पे वो स्टेबल थे और हायर ऑक्सीजन पे वो इतने अनस्टेबल हो गए कि उनके पैरामीट्रिक एनालिसिस वेरी हो गए, लाइक उनकी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग which became almost irreversible, and death is also there. And definitely as a basis of disease, genetics are very important. Next slide please. So अब जो मेरा कहना है कि हमको इन्फ्लेमेशन को टोटलिटी में समझने की फिर से जरूरत है. होम्योपैथ्स को किताबों के पन्ने पलटने हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आती हैं और हमको भी अपने ट्रीटमेंट को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के सुधार के टर्म्स में देखना ही है. डेफिनेटली पेशेंट की वेलबींग, उसकी जनरल कंडीशन, उसकी परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ food, water and other impressions is very important, but we have to understand this also. अगर हम सारी पॉपुलर किताबों को देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है इन्फ्लेमेशन की, और आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए दैट कोविड इज अ सिंपल वायरल इन्फेक्शन which becomes serious only if the inflammation is not addressed. I will repeat, कोविड एक सामान्य वायरल परिस्थिति है जिसका प्रेजेंटेशन, जिसके लक्षण बिल्कुल सामान्य वायरल इन्फेक्शन की तरह हैं, लेकिन अन्य वायरल इन्फेक्शंस की तरह वो रिवर्स रूट नहीं ले रही है अपने आप. कितने लोगों में? 20% लोगों में वो मॉडरेट पे जाती है. इन 20% में से भी कुल 100 पेशेंट्स में से 20 में, कुल 100 पॉजिटिव पेशेंट्स में से 20 में ये मॉडरेट पे जाती है. इन मॉडरेट में भी 7 से 8% औसतन सीवियर पे जाते हैं. इन सीवियर में से 2% लोग मर जाते हैं. तो सीवियर पेशेंट्स में से लगभग 7 में से 2 मतलब लगभग 30% लोग मोर्टेलिटी की तरफ जाते हैं. आखिर क्यों? वो कौन सी चीज है जो नियंत्रित नहीं हुई? और वो एक चीज है, वो है इन्फ्लेमेशन. अब हमारा काम है इन्फ्लेमेशन के फोकस को ढूंढना, उसके साइट को ढूंढना और ये ढूंढना कि किस सिस्टम का इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं हो रहा और उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा. मेरा बहुत लंबा अनुभव नहीं है, थोड़ा है, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर कुछ फोर्स इनवाइब कर सकती हूँ. मेरा अनुभव ये है कि ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का फेलियर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टू अ लोअर एक्सटेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड इन अ वेरी लार्ज नंबर ऑन द हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड गट पैरामीटर्स हो रहा है. किडनी में भी कुछ लोगों में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिले हैं, लेकिन कम है. प्रीवियस डिसीज की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है. तो एक बार जरा पन्ने पलट के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को पढ़ लें, सभी छात्र, सभी नए प्रैक्टिशनर्स. हमारे ब्लड के कौन से सेल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सेल्स के नंबर में म्यूचुअल चेंज को पढ़ना जरूरी है. न्यूट्रोफिल इज टू lymphocyte ratio is an important marker to assess whether my disease still has only an acute component, whether it is old but it has a severe chronic component. chronic component यदि है तो क्या उसके acute parameters settle हो गए, मतलब नया infection अभी भी उसके अंदर constantly new inflammatory process build up कर रहा है कि नहीं. ये बहुत important है.
इन पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से होम्योपैथिक एनालिसिस पे पहुंचने में आपको एक्यूटनेस, क्रॉनिसिटी ऑफ डिजीज की गाइडेंस मिलेगी, आपको सिवियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन की गाइडेंस मिलेगी, आपको सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की गाइडेंस मिलेगी. प्लीज अबाइड टू इट. I have a humble submission. I have done it to a great extent. That is why I'm telling you. And it has affected my practice and my results to a larger extent. एंड 1-to-1 ट्रांसमिशन होता है, आपको एक पेशेंट से दूसरा मिलता है. और ये चीज पोस्ट कोविड में भी उतनी ही कारगर है, क्योंकि 90 दिन तक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कोविड में आपको डेफिनेटली मिलेंगी. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट पैरों में क्रैम्पी पेन्स बताएगा, गट के सिम्टम्स बताएगा, मुंह में पूरा इन्फ्लेम्ड पिक्चर. हम वायरल, पोस्ट वायरल बैक्टीरियल, फंगल कॉम्प्लेक्सिटीज देख रहे हैं. व्हाट आर ऑल दीज? On a surface of your body, when it was altered by various processes, new infections could come in. So try to soothe that surface, for which the understanding of inflammatory responses is mandatory as per my opinion. Next please. नेक्स्ट स्लाइड. यस, आई हैव स्टेटेड दिस. मैं एक और बात कन्वे करना चाहूंगी कि मेरी कुछ प्रेजेंटेशंस हैं वो प्रिवेंटिव आइडियोलॉजी पे हैं कोविड की, और पुराने भी हो गए उनमें से कुछ. तो अब आज के जो नए मापदंड हैं उनसे वो पुराने हो गए हैं, जैसे गैप्स कितने होने चाहिए एक्सेट्रा. कुछ मेरे प्रेजेंटेशंस हैं ऑन पोस्ट कोविड एक्यूट एंड क्रॉनिक मैनेजमेंट. एक मेरा वो स्टडी जो मैंने CCRH के साथ की थी उसके ऊपर भी है. ऑल दिस इज अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल. So if you are able to see 3-4 of those presentations and then see this presentation as well, you will be able to link the missing gaps. तो मैं सिर्फ इस स्लाइड से यही बताना चाहती हूँ कि आपकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन 100% नहीं है. हमने किसी भी पेशेंट को, जो चाहे एंटीजन नेगेटिव हो और चाहे वो RT-PCR नेगेटिव हो, उसको ट्रीट करना डे 1 से शुरू किया, और हमने सिम्टोमेटिक रिलायबिलिटी को ही नंबर 1 माना. और इसीलिए हम सक्सेसफुल हुए, क्योंकि जहां पर RT-PCR नेगेटिव आ जाता था तो उसको दूसरे सिस्टम्स उतना केटर नहीं कर रहे थे. मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी और उनके अप्रोच में डिफरेंस बता रही हूँ. मेरे लिए सिम्टम इज डायग्नोसिस, okay, and all other diagnoses are only supportive. And for me, I'm telling you for sure, CT value in RT-PCR has been a very important marker to assess the downgradation of active infection in the upper respiratory tract. उसका अपना समय भी है, लेकिन इसको मैंने important marker माना, और मेरे patients ने खर्चा भी किया. Next please. Next slide, please. Yes. Now I have to give my young practitioners a very good understanding that COVID is not a disease which requires treatment. वैसे तो medical science कहती है every disease requires, every condition requires management. पर doctors इसे भूल चुके हैं. Medical practice is restricted to prescriptions. But I'm telling you, prevention से लेके पोस्ट कोविड तक, और मैंने पोस्ट कोविड पे एक टॉक दिया है जिसमें हमने ईयर्स टुगेदर का प्लान बनाया है. और पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड, एक्सटेंडेड कोविड एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कोविड, इवोल्यूशन ऑफ न्यू डिजीज आफ्टर कोविड, इसके ऊपर मैंने उसमें बहुत बात की है, और बहुत सारा डेटा, नाइस क्लासिफिकेशन, एंड आई हैव मेंशन्ड, यू ट्राई टू सी इट. आई थिंक इट विल हेल्प. मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज मच ब्रॉडर. पुराने जमाने में कहते थे हवा बदली कीजिए, दैट इज मैनेजमेंट. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, क्या खाना है, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, कैसे टेपरिंग करनी है, कौन सा सिम्टम अलार्मिंग है, कौन सा सिम्टम टाइम लेगा. जैसे मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद मेरे पास आ गए 3-4 मरीज हैं जिन्होंने कहा मैडम हमारा LDH नहीं ठीक हो रहा है, सबसाइड हो रहा, बाकी सारे सिम्टम, हमारा CRP तो काफी ठीक हो गया है, D डाइमर भी रेगुलेट हो गया है. तो उस मरीज को ये बताना कि LDH एक क्रॉनिसिटी का indicator है as compared to the others. So it will take a little more time, but you have to understand that next 4 weeks are very important in terms of acquiring a secondary infection. तो आपका ये ऐसा होना चाहिए, और होम्योपैथिक मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको इसमें देना ही होगा. सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इम्यूनाइज होने के, सॉरी, वैक्सीनेट होने के बाद आएंगे. तो वैक्सीन लेने के बाद के पेशेंट के लिए मेरा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये होम्योपैथ के पास होना चाहिए. मुझे उसको क्या एडवाइस करना है. 72 आवर्स आर द रिस्कीएस्ट. फर्स्ट 14 डेज वो जो वैक्सीन है वो एक आर्टिफिशियल डिजीज का काम करेगी और इम्यून मैकेनिज्म को लो करेगी. पहले 72 घंटे में सबसे ज्यादा, उसके बाद लगभग वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है, पर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है. 14वें दिन के बाद ही
वो इम्यून सिस्टम पलट के एक्शन करेगा और अब इम्यून मैकेनिज्म इस डायरेक्शन में बढ़ेगा. सो इट वाज समथिंग लाइक दिस, स्टेबल, then now it rises, and rising, then with the second dose it rises further. अगर आप और अच्छा अपना अगर आप इन्फेक्ट भी हो जाते हैं बीच में तो वो भी एड ऑन करता है. So understanding the difference between treatment and management is very crucial in case of COVID, because it is not going to be a one day, 1 month, 1 year impact. It is definitely going to be a disease with long standing impacts. और जो लोग जिनमें particularly इसमें शुगर का वेरिएशन आया, जिनमें इसमें इम्यूनोमार्कर्स का वेरिएशन आया, जिनमें इनमें वाटर रिटेंशन हुआ है, यानी रीनल फंक्शन भी कुछ हद तक अफेक्ट हुआ है, जिनमें ब्लड प्रेशर के चेंजेस आए हैं, और जिनमें लंबे समय तक ऑक्सीजन या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो बाईपैप कोविड के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज अ न्यू डिस्कवरी, एंड आई वुड से इट इज वेरी गुड, बिकॉज वेंटिलेटर पे जाने वाला मरीज, वेंटिलेटर इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल निमोनियाज एंड डेथ्स इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट. आप खोल के NCBI पे, PubMed पे, that is, you can open the articles and see. So NIV is a solution, but NIV is very uneasy. I don't know if you have seen patients. इतना बड़ा वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है जो पूरी मुंह से लेके इतना ढक देता है. पेशेंट कहता है मेरे को छोटा वाला ऑक्सीजन मास्क अच्छा लगता है, मैं ये नहीं स्टैंड कर सकता, बिकॉज इट इज गोइंग स्ट्रेट इनटू द लंग्स. So all this comes under management. You have to have an idea also and an understanding also. Next slide, please. Now, yes, now I am going to very quickly run through the very important parts. सबसे पहला फेज एसिम्प्टोमेटिक, मरीज को लक्षण नहीं है, उसका डायग्नोसिस इसलिए हो गया क्योंकि परिवार में कोई इन्फेक्टेड था, वर्कर्स में से कोई इन्फेक्टेड था, कोई बात नहीं है. इस समय बॉडी में वायरल लोड कम होता है, वायरस हमारी सर्फेसेस पे प्रेजेंट ACE2 रिसेप्टर्स के साथ अभी दोस्ती कर रहे होते हैं, उनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि मुझे एंटर करने दो. बट इस समय वो व्यक्ति बहुत इन्फेक्शियस होता है क्योंकि उसका हर डिस्चार्ज दूसरे के लिए इन्फेक्शियस है. इस समय नेजल स्वाब टेस्टिंग इज वेरी रिलायबल, बट अनफॉर्चुनेटली इस समय होती ही नहीं है, रेयरली होती है. ये इस डिजीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम एसिम्प्टोमेटिक फेज में इतना फैला देते हैं कि हम जान ही नहीं पाते. इसलिए जिस घर में कोविड आया तो वो सबको हुआ, लेकिन हर घर में कोविड हर व्यक्ति के साथ अलग हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस समय हमको उसको एडवाइस देनी है, आइसोलेशन पे सारी चीजें, उसको सिर्फ टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए कहना है, क्योंकि इस समय के बाद टेम्परेचर आना एक अच्छा लक्षण है, बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. ओरल फ्लूइड्स, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, और होम्योपैथिकली मेरा अनुभव कहता है दैट दिस इज द फॉस फेज. All false medicines of homeopathy, depending on the person's presentation, will help, because the bottom line is that there was a weakened vital reaction due to which the person caught the infection. But potency selection is crucial because person was not so weak till now, क्योंकि अभी तक तो वो asymptomatic था. इन दोनों बातों को ध्यान दिया जाए तो फॉस फेज में कौन सी दवा देनी है ये आपका जजमेंट है. पेशेंट थोड़ी बहुत हरारत महसूस हो रही है पर बुखार नहीं आ रहा, हो सकता है फेरम जाए. पेशेंट स्लगिश है पर और कोई लक्षण नहीं आ रहे, हो सकता है कैलकेरिया जाए. आई एम नॉट डिसाइडिंग फॉर यू. Please do the R&D. If you do a thorough study, you will get the solutions. And definitely arsenic album is the unquestioned preventive in homeopathy. अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाली हूं, which I'll repeat twice. Stalwarts of homeopathy have said that a rightly selected genus epidemicus is also the most appropriate therapeutically used drug. This is proven about arsenic album in homeopathy. Not only in India, in the United States, in other Eastern, Southeast Asian countries, and everywhere, even in our study. It was one of the 4 major drugs. तो यदि सही जीनस एपिडेमिकस का चुनाव किया गया है, सही लक्षणों के चयन पर, और आपको कमाल लगेगा कि पहली वेव में भी आर्सेनिक एल्बम थी, सेकेंड वेव में भी आर्सेनिक एल्बम जो सिम्टम्स कंसिडर किए, हालांकि इसमें मेरा एक स्लाइट डिफरेंस है, बट साइंटिफिक मैटर्स में हमेशा डिफरेंस होता है, लेकिन जो सिम्टम्स कंसिडर किए गए सेकेंड वेव में, इवन इन म्यूकोरमाइकोसिस, इवन इन पोस्ट कोविड कंडीशंस, आर्सेनिक इज वन ऑफ द लीडर्स.
So it was a well selected preventive drug, and there should be no doubt about it. So this should be the approach in asymptomatic phase. एसिम्टोमेटिक फेज में हाइड्रेशन पे हमारा एम्फोसिस ज्यादा है, क्योंकि हम फॉस की बात कर रहे हैं और हम इम्यून बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। पोटेंसी सिलेक्शन डॉक्टर अपने आप कर सकता है, लेकिन लिक्विड्स में मेडिसिन को डिस्पेंस करने से अब्जॉर्बेबिलिटी ओरल और गट लेवल पे ज्यादा अच्छी होती है। शॉर्ट टर्म डिस्टेंस पे रिपीटेशन करने से इसका रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छा मिला है। नेक्स्ट प्लीज। अगले फेज पे आती हूँ, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसको हम मोटा मोटा माइल्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं। इस माइल्ड इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स हैं उनको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप लोग उनको देख सकते हैं, और बहुत हम लोग सब कोविड के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे हाईलाइट करनी है, यहाँ पर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो गया है, मतलब अब वो वायरस एस रिसेप्टर के साथ जुड़ के अपने स्पाइक प्रोटीन से उसने दोस्त बना लिया। एस रिसेप्टर ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया, वो हमारी बॉडी में आ चुका है, और जैसे ही वो आया तो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे प्रहरी जो ब्लड में खड़े थे, उन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिया है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो गया है। इस स्टेज में सबसे ज्यादा रिपेयर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी खुद लड़ रही है, और 80% लोग सही ढंग से एड्रेस होने पर इस स्टेज से वापस आ जाते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी फेज है, यानी ये हमारी बॉडी का स्वाभाविक फेज है जिसमें हम इन्फ्लेमेशन को फाइट करते हैं। इसका मतलब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा, हमारे हार्मोनल बैलेंसेस अच्छे होंगे, और जिसकी एंडोक्राइन डिपेंडेंस किसी ड्रग पे नहीं होगी, आई एम रिपीटिंग, जिसकी एंडोक्राइन सिस्टम का कोई सपोर्टिव ड्रग डिपेंडेंस नहीं होगा, उसमें रेजोल्यूशन इन्फ्लेमेटरी फेज में बहुत अच्छा मिलेगा। ऑल दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस। जो लोग एंडोक्राइनल बैलेंसिंग के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ड्रग्स खाते हैं, चाहे वो थायराइड के लिए हो, चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, चाहे वो पीसीओएस के लिए हो, वो सब के सब कॉर्टिजोल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसलिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वेरी होता है। जिन लोगों को सस्टेन्ड इन्फेक्शंस रहते हैं, चाहे किसी भी वजह से, रिपीटेड सर्जरी, ओवर मेडिकेशन, व्हाटएवर, उन सब का रिस्पॉन्स वीक होगा। In my view, this is the phase where homeopathy has got maximum results and 100% intervention without any other support. हमको कोई जरूरत नहीं है, और एक और भी बात आगे मेंशन करूंगी जहां मैंने हॉस्पिटलाइजेशन लिखा है, I'll do it later. यहाँ पर एक अच्छे चिकित्सक की तरह हमको अपने पेशेंट को एक टिप देनी है कि आपको ये चीजें मॉनिटर करनी है, टेम्परेचर करना है, एंटीपायरेटिक अप्रोच हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, अच्छा साइंटिफिक लिटरेचर कहता है मिनिमम टेम्परेचर टू कंसिडर इट टेम्परेचर इन कोविड-19 इज 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। 99, 99.8, 100 is not fever. And I have worked in that hospital. My friend, the pulmonologist, has told me, unless and until the fever remains 101 with good amount of antipyretics also for 3 consecutive days, you don't have to worry, because fever एक सहयोगी रिएक्शन है बॉडी का। फीवर एक रिएक्शन है आपके इम्यून मैकेनिज्म और इन्फेक्शन के झगड़े का। जब दो लोग लड़ेंगे तो कुछ गर्मा गर्मी तो होगी, ये फीवर उसी का रिएक्शन है। इससे मत घबराइए, और इसके 99, 99.4 आते ही लोग इतने घबरा जाते हैं, उसको सप्रेस करने लगते हैं। आप अपना इम्यून रिएक्शन सप्रेस कर रहे हैं। आप डॉक्टर के कम्युनिकेशन में रहिए। न्यूट्रिशन, फ्लूइड, वाइटल साइंस कैसे लेना है, कैसे मॉनिटर करना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस स्टेज पर यदि आपको लगता है कि दूसरा तीसरा दिन हो गया है और मेरे पेशेंट के पैरामीटर्स अभी भी पहले दिन जैसे ही हैं, तो आप चेस्ट एक्सरे और सीबीसी करा सकते हैं। ये आपको गाइड करेंगे, बहुत ज्यादा गाइड नहीं करेंगे, सीबीसी बहुत ज्यादा गाइड नहीं करेगा, थोड़ा ही आपको न्यूट्रोफिल राइज मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको जिनमें एलर्जिक टेंडेंसीज है इस्नोफिल मिल जाएगा, छोटी मोटी हीमोग्लोबिन के वेरिएशंस नॉर्मल वाले, कोई डिसइंटीग्रेशन का लेवल नहीं है। प्रोन वेंटिलेशन, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, but with oxygen saturation higher than 93% in sitting position, in the middle finger, taken for persistently 30 seconds. Please note, बैठ के मिडिल फिंगर में 30 सेकंड तक लेने पर जो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आए वो 93 के ऊपर है, बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ पर होम्योपैथी की दवा का रिपीटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर एलिजाबेथ राइट ने प्लसिंग पोटेंसी दी थी, उसको मैं यूज करती हूँ। और मैं एक फ्रैक्शनल डोज मेथड भी यूज करती हूँ। उसका एग्जैक्ट लिटरेचर एक्चुअली फ्रैक्शनल का, प्लसिंग पोटेंसी का 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनिन में अवेलेबल है। फ्रैक्शनल डोज का आई वाज ट्राइंग टू हंट बिफोर द लेक्चर, आई कुडंट गेट, बट आई विल डेफिनेटली डू इट ऑन माय चैनल। सो अगर फ्रैक्शनल डोज देना है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन भी इंप्रूव होता है। आप पानी की 1 लीटर बॉटल में दवा डाल दीजिए और पेशेंट को उसकी छोटी छोटी सिप 15-15 मिनट पे लेने से के लिए कहिए। होम्योपैथी में हम जानते हैं कि हमको वाइटल फोर्स को सिर्फ स्टिमुलेट करना है, डिजीज को फाइट वाइटल फोर्स खुद करेगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन इज द की। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, ये जो मैं जनरल मेथड बता रही हूँ ये स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए जिनकी कोई टेंडेंसीज है। अगर आपको केस हिस्ट्री मिल जाए, मैं आपको एक बात कन्वे करना चाहूंगी, मेरी सबसे बड़ी लिमिटेशन वाज हिस्ट्री इन कोविड पेशेंट्स, क्योंकि कोविड मरीज आपको हिस्ट्री नहीं देता, वो इतना निराशा की स्थिति में होता है। इसके बारे में मैं बाद में भी बात करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं अपर रेस्पिरेटरी के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पहुंच गया है, यानी कि जो पर्सन है उसका इन्फेक्शन अब लंग्स के करीब आ गया है और लंग के टिश्यू में जाके अब वायरस जो जिंदा बच गए थे, अब वो पूरे थे कम थे, उसके आधार पे उनका अफेक्शन होगा, वो मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब जो लंग के टिश्यू है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं, क्योंकि हर आदमी का लड़ने का तरीका अलग है। अब लंग्स के टिश्यूज का साइटोकाइनिन रिलीज होता है, उनके अपने मार्कर्स अलग हैं जो ब्लड के अलग थे। यहाँ पर जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो या तो वो डिजीज ठीक हो जाती है दवाओं के प्रभाव से और बाकी अपनी बॉडी के डिफेंस से, लेकिन ये 20% लोग इस स्टेट में पहुंचते हैं। और इस स्टेट में मैं आपसे जरूर कहूंगी कि पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जानी चाहिए, और ये वो थिन लाइन है जिसमें पेशेंट सिवियर में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आप वाइटल साइंस के मॉनिटरिंग के साथ साथ सारी इन्वेस्टिगेशंस, प्रोन वेंटिलेशन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, स्पायरोमीटर जो ऐसे फुलाने वाला आता है, जो एक्चुअली यदि आप कॉन्च या शंख बजा सकें तो उससे अच्छा कोई लंग का एक्सरसाइज नहीं है। इट इज द बेस्ट वे टू इनहेल एंड एक्सहेल एंड इंक्रीज द लंग कैपेसिटी। ये जो स्पायरोमीटर है वो शंख से ही प्रेरित होके बना है, आप इसका इतिहास पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से ऊपर ही हम मान रहे हैं, हम इनको मॉडरेट और अर्ली सीवियर केसेस मान रहे हैं। और यहाँ पर हम होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन पे और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के यूज पे एम्फसाइज दे रहे हैं, उसका एम्फसाइज कर रहे हैं। उसका रीजन ये है दैट पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैव अ वेरी गुड गाइडलाइन अबाउट रिलेशनशिप्स फॉलो एंड इन कोविड I have observed single medicines don't work. You have to give the medicines as per the changes in the symptoms. तो आपको पेशेंट को बार बार ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर आए हुए चेंजेस को बार बार पिकअप करना है, जैसे हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं या फॉलो अप कहते हैं। और पॉलीक्रिस्ट से फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करने पर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमारा बहुत साउंड बनता है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी इंडिकेशंस हैं उसके फॉलो अप, कॉम्प्लीमेंट्री, इनिमिकल्स, एंटीडोटल्स के। यदि आप रेयर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो आपको फॉलो अप नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में, जिनमें मैं आपसे कहना चाहती हूँ हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। हॉस्पिटलाइज इसलिए मत कीजिए कि किसी और के पास ऐसा कोई अस्त्र है जो आपके पास नहीं था। हॉस्पिटलाइज कीजिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, मतलब एक्सटर्नल materialistic supports which are now essential because the person is not able to fight totally. तो यहाँ पर यदि वो व्यक्ति अपने रोज के सामान्य काम जैसे उठ के वॉशरूम जाना, स्नान करना, खाना अपने आप खाना, ये काम नहीं कर पा रहा है और उसके ये सारे वेरिएशंस हैं। यहाँ पे सीटी स्कोर मैंने 8/25 लिखा है, मॉडरेट में होता है 8/25, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम 15/25 बोलते हैं, 14/25 बोलते हैं। या उसका बुखार 101 से अधिक रह रहा है 3 दिन तक लगातार, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर उसका 93% के नीचे आ जाता है, तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करने की पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो मरेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसकी बॉडी इस लायक नहीं है कि वो अपने आप सपोर्ट करके इस डिजीज में से बाहर आ जाए। ऐसे समय पर हमको उसको सपोर्ट देना है विद होम्योपैथिक मेडिसिन, इफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। पेशेंट कन्विंस्ड है, कंसेंट देता है और हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है, आप कंसेंट ले लीजिए, आप घर पे ऑक्सीजन लगा दीजिए और एक नर्स लगा दीजिए।
लेकिन सिर्फ यदि पेशेंट कंसेंट देता है। यहाँ पर मैंने एक थर्ड पॉइंट लिखा है, होम्योपैथी की जो अप्रोच है उसमें मैं ये बिंदु लिख रही हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। बहुत सोच समझ के लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डीप रूटेड पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज टिपिकल टू कोविड हैं, उनमें आपका लंग का उतना हिस्सा उस समय के लिए डिसफंक्शनल हो गया है। इट इज, भले ही वो बाद में जाके ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है। लंग इज वाइटल, तो वो हमारे लिए एक सीरियस मैनेजमेंट कंडीशन हो गई है। और यदि उसका ब्लड थिक हो रहा है, उसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से जो प्रेसिपिटेशन सब्सटेंसेस का हुआ है, पेशेंट ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट है, तो एंटीकोएगुलेंट अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी। क्या हम होम्योपैथी में ये अप्रोचेस दे सकते हैं? बिल्कुल। नोसोड्स आर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होम्योपैथिक ड्रग्स। Intercurrent use of constitutional medicine, intercurrent use of nosodes, along with individualized drugs, has proven to be very very helpful. ड्रग्स की, मेडिसिन की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, उनके स्फीयर ऑफ एक्शन में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल सपोर्ट ऑक्सीजन का आप दे सकते हैं, और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसर्न ये भी देना होगा कि उसकी और कौन सी दवाएं चल रही हैं जिनका इफेक्ट हार्मफुल हो गया है या आर्टिफिशियल डिजीज को प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रकार के इफेक्ट्स को सबसाइड करने के लिए बायोकेमिक मेडिसिन आर वेरी वेरी हेल्पफुल। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेजल इनहेलेशन, प्लेन सलाइन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन डाल के, डाइल्यूशन जो आप इंटरनली भी दे रहे हैं उससे आप इनहेलेशन कराइए। आप कॉटन पे लेके उसको नेक पे अप्लाई कर सकते हैं यदि पेशेंट को एक्सेसिव ड्राइनेस इन नेक है, थ्रोट है। आई हैव डन दिस एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। एंड इन बिटवीन यू कैन यूज deep acting constitutional homeopathic medicines and nosodes. They are going to be very effective in improving the quality of your prescription, particularly in these cases. Next please. Now looking into the severe cases, ये सारे presentations होते हैं, उनको कौन सी बहुत जोर जोर से उसका हार्ट धड़कता है, और आपने ये नोटिस किया होगा कि कोविड का पेशेंट कार्डियक कॉम्प्लेक्सिटी से मर रहा है, वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं मर रहा। इवन पोस्ट कोविड केसेस में मायोकार्डाइटिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फाइंडिंग। तो पोस्ट कोविड में आपको हार्ट केयर के ऊपर बहुत ध्यान देना है। आपको लॉन्ग टर्म कार्डियक टॉनिक्स चला सकते हैं आप एक्सरसाइजेस, जो भी योग आपके एक्सपर्ट्स हों। तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, वो स्ट्रेस को रिलीव करती है और वो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। इनिशियली लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग दी जाती है, और उसके बाद जब पेशेंट इस इन्फ्लेमेटरी फेज से निकलने लगता है तब उसको राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या जो भी उसकी बॉडी सपोर्ट करती है, जो आवश्यक आसन है वो दिया जाता है। इस डिजीज से रिकवर करने के बाद पेशेंट को फर्श पे कपड़ा डाल के बैठ के आलती पालती लगा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको एनहांस करके फूड कंपोनेंट्स का और एनर्जी का, हीट का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। लेटे लेटे पलंग पे खाना खाना बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हियर अगेन विल बी सपोर्टिव, and again I will emphasize on all the things which I had advised in moderate to severe cases. Next please. This is a, okay, next please, I told you about this. Now what is the take home in this case? In my view, this is very very important. Observation is the key to success in COVID patients, because patient ज़्यादा history नहीं देता। पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो और भी कम देगा, घर पे भी है तो वो मन से इतना टूटा होता है, इतना लेथार्जिक होता है। अटेंडेंट से हिस्ट्री मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि हर पेशेंट आइसोलेटेड होता है। आप पेशेंट से समक्ष में जाके मिल नहीं सकते हैं, इसलिए आप जो भी कर सकते हैं उसमें आपकी शार्पनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी सक्सेस को आगे ले जाएगी। जैसे मैं आपको कहूंगी, आपसे बात करते हुए यदि लेटा हुआ पेशेंट बैठ जाता है वीडियो कॉल पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आपसे बात करते करते यदि पेशेंट ऐसे करके कॉफ को एक्सपेल करता है और फिर उसको अपने स्टमक में ले जाता है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पेशेंट जो आपसे वीडियो चैटिंग कर रहा है वो ऐसा ही ढीला ढाला, गंदा, बिखरे बाल और निराश बैठा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। या
वो मस्त है और आपसे कह रहा है डॉक्टर साहब मैं पॉजिटिव तो आया हूँ, मुझे कुछ खास लक्षण तो नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर 93-96 के बीच में होता है, फीवर जरूर मेरा इतना हो जाता है। तो योर ऑब्जर्वेशन इज अ की एंड वी शुड बी ब्लेस्ड। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल हुई है, इसने होम्योपैथिक प्रैक्टिस को बहुत आगे ले गई है। तो ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे रिलाय मत कीजिए। फीमेल पेशेंट है, ऑब्जर्वेशन करना है तो कोई अटेंडेंट को रखिए। आप अटेंडेंट को नहीं रख सकते हैं, आप अपनी वीडियो कॉल में एक और फीमेल पेशेंट को, चाहे वो आपकी डॉक्टर हो, चाहे आपकी फैमिली में यदि मेल एग्जामिनर है तो वाइफ हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एथिकल इश्यूज ऑल्सो रिलेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिकॉज आई हैड वन कंप्लेंट, मेरे एक डॉक्टर स्टूडेंट की किसी ने कंप्लेंट की, बट आई डिफेंडेड इट, वी कुड गेट ओवर इट। बट ये ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस में यदि मेल डॉक्टर है और फीमेल पेशेंट है, उसमें भी आप या तो उनके किसी अटेंडेंट को, और आपका सेंटेंस होना चाहिए कि मैं आपको क्लिनिकली इस वीडियो पे कॉल कर रहा हूं बिकॉज यू आर रेडी टू डू इट एंड आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड फॉर द केस। यदि उनके यहाँ से कोई नहीं आ सकता, आप तीसरे पर्सन को उस वीडियो कॉल में ऐड कीजिए, हम किसी को भी कर सकते हैं। Relationship of medicine will be a key to success because COVID is ever changing disease. हर दिन हर पल इसमें लक्षण बदलते हैं। मैंने मरीज की जबान को गुलाबी से सफेद 1 सेंटीमीटर तक मोटी होते हुए देखा, सफेद दरारों वाली डिपॉजिट्स वाली होते देखा, और अंत में मार्जिन्स को सेरेटेड और बहुत ही गड्ढे वाली बनते देखा। और आज 25 दिन 30 दिन के बाद भी excessive hyper reaction to any food substance on the tongue, hypersensitivity, erosion, हमें स्टोमेटाइटिस दिख नहीं रहा लेकिन है। तो आपको रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन पढ़ना ही होगा, आपको इंडिविजुअलाइजेशन का टैक्टिक सीखना ही होगा, आपको अगला पॉइंट जो है ग्रैंड जनरलाइजेशन सीखना ही होगा। हमें ग्रैंड जनरलाइजेशन डॉक्टर बोनिंग हसन ने सिखाया। आपको बिल्कुल दवाएं याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा किताब खोलती हूँ। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, कम पेशेंट्स कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ग्रैंड जनरलाइजेशन में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था, मोडालिटीज आर एज गुड एज जनरल्स, और कोविड ने बता दिया कि लगभग सारे मेंटल्स कॉमन होते हैं। सब डरते हैं, सब में फियर है, सब में एंजाइटी है, सब में डिसइंक्लिनेशन टू कम्युनिकेट है, सब में अवर्जन है टू ऑल ट्रीटमेंट्स है, सब में हॉस्पिटल जाने के बाद डिसइंक्लिनेशन टू ईट है। ये कॉमन हो गए। They are no more the guiding features of homeopathic prescription. These are common in homeopathic prescribing in relation to COVID. So what is important? The modalities have become the generals. And this is the principle of grand generalization given by Dr. Boning Hassan. And also, location, sensation, modality, concomitant ही इस disease में सबसे important हुआ है। Again, investigations को देखते हैं। आप यदि मुझसे पूछेंगे, मैं बोरिक को हमेशा यूज कर रही हूँ और रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी मुझे बहुत कंप्लीट लगती है। आई कंसिडर इट हायर देन एनी सॉफ्टवेयर, चाहे वो सॉफ्टवेयर में भी है तो भी वो सॉफ्टवेयर से बहुत सुपीरियर है, क्योंकि वो आपको पैथोलॉजिकल इनपुट्स देती है। इट हैज गॉट अ रूब्रिक ऑन ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन लंग, प्लीज रेफर टू रॉबिन मर्फी। इट हैज गॉट अ रूब्रिक ऑफ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी फाइब्रोसिस इन लंग, आपके पास सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स में मिलेगा। आपको पेशेंट का एक्सरे और सीटी देख के ये पता करना आना चाहिए ये पेशेंट अभी करंटली उसके लंग्स में इन्फेक्शन है कि नहीं है। सीआरपी, एलडीएच, IL-6 सब बताएंगे, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन से देख के ना आना चाहिए कि क्या ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी की तरफ है, उसके रेजोल्यूशन की तरफ है, या क्या अब ये फाइब्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस करके आए। आई एम हम्बली सबमिटिंग, सब कुछ ऑनलाइन है, आप गूगल कीजिए, आपको 500 एक्सरेज आ जाएंगे, उनको पलट पलट के देखिए, आपको पेशेंट में दिखेंगे। आपको क्यों ऐसा है कि जहां ट्रैकिल, आपको बहुत क्लियर ट्रैकिया की दोनों साइड्स पे ब्रांचेस जाती दिखती हैं और वहां पर लोअर लोब में ही ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखती हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस, that lower lobe and bilateral affection of lungs is the commonest underline of COVID. यदि एक लंग में है तो चिंताजनक है, कोविड नहीं है, उसके कोई और इन्फेक्शन है जो ज्यादा एक्टिव हो रहा है और कोविड को कैमोफ्लेज कर रहा है, और लोअर लंग ही ज्यादा इन्वॉल्व है। किसी में लोअर फ्री है, अपर है, तो और अपने एंटीनास खड़े कीजिए कि इसमें कुछ और फैक्टर है, हो सकता है कोई पोटेंशियल क्रॉनिक इन्फेक्शन है। कितने पेशेंट्स में आपने सुना कि टाइफॉइड हो रहा है, टाइफॉइड नहीं हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग, आई हैव टोल्ड इट अर्लियर, आपके जितने भी सप्रेस्ड इन्फेक्शंस हैं वो इम्यून मैकेनिज्म के वीक होने की वजह से कोविड के साथ फ्लेयर अप कर गए। ट्यूबरक्लोसिस मिला हमें पेशेंट्स में, हमें क्रॉनिक टेंडेंसी, हमें मलेरिया मिला पेशेंट्स में,
टाइफाइड तो मिला ही है, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में, क्रोन्स डिजीज का पेशेंट, सडन फ्लेयर, कोलोनोस्कोपी करानी पड़ी इमरजेंसी में, बहुत इरोडेड मिले उसके अल्सरेशंस. सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोविड unresolved leads to a catastrophic change in your immune performance, and it causes return of all your previous infections, old repaired wounds and all old diseases. इस डिजीज में मेरा ये मानना है कि पोटेंसी सिलेक्शन थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हो गई एज कंपेयर टू रिपीटेशन. इट इज माय ऑब्जर्वेशन, माय एक्सपीरियंस. रिपीटेशन वाज द की टू सक्सेस. पोटेंसी सिलेक्शन नॉर्मली हाई वाइटैलिटी वालों को हम अलग पोटेंसी देते हैं, लो वाइटैलिटी वालों को अलग, हाई वाइटैलिटी वालों को हाई पोटेंसी देते हैं, लो वाइटैलिटी वालों को लो पोटेंसी देते हैं, ये समझ के कि ज्यादा क्रूड देना है. इस केस में मेडिसिन विथ वेरिएशन इन पोटेंसीज ऑफ कोर्स, बट द राइट रिपीटेशन हैज गिवन बेस्ट रिजल्ट्स. और अगर आपको किसी पेशेंट के इतने थोड़े से सिम्टम्स के साथ इंडिविजुअलाइजेशन को हिट करना है, तो मैंने तो यही सीखा कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, उनको उनका इंडिविजुअलाइजेशन और रेपर्टराइजेशन का बेसिस बनाइए. जैसे पेशेंट से पूछा, भूख लग रही है? भूख तो लग रही है सर, पर खा नहीं पा रहा हूं. क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं होती, डर लगता है, मेरी माता जी एक्सपायर हो गई. ठीक है. उल्टी आती है? उल्टी आती है, लेकिन मैं उल्टी करना नहीं चाहता हूं. क्यों नहीं करना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है जो खाया वो निकल जाएगा. सो व्हाट ही इज नॉट एबल टू डू. तुम वॉशरूम तक जा पाते हो? नहीं जा पाता. क्यों नहीं जा पाते हो? जैसे ही मैं खड़ा होता हूं मुझे चक्कर आते हैं. अच्छा, और बैठे बैठे कुछ करने में चक्कर आते हैं? बिल्कुल नहीं आते. तो खड़े होते ही उसको वर्टिगो है और उसको फेयर भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है. तो यू प्लीज स्ट्राइक ऑन द लिमिटेशंस, and limitations will become the guide to individualization because we don't have elaborate cases. That's all about this slide. Next slide please. Next slide please. दिस इज एमपी गवर्नमेंट से हमने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, किस स्टेज में कौन सी दवा देनी चाहिए. आप लोग इसे क्लिक कर सकते हैं, ये इजीली वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको. और इसको हमने बहुत मेथोडिकली और बहुत सोच समझ के बनाया है. इसका आधार, मेरा भी इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन था. इसका आधार था कि कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक ड्रग्स गिव बेस्ट रिजल्ट्स. नेक्स्ट. With that, I come to the conclusion of my presentation. There are just a few lines more which I will say. मैं hope करती हूँ मैंने बहुत वक्त नहीं लिया, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम इतनी मैजिकल ड्रग की तरह निकल के आई है. मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल आर्सेनिक एल्बम से जुड़े हुए किताबों में लिखे ऐसे लगभग 250 शब्द हैं जो उसकी महत्ता को इस डिजीज में बताते हैं. फिर भी मैं पढ़ूंगी. Septic infections and low vitality, mind, great anguish and restlessness, adynemia, which is generalized, associated with weakness, and periodicity of fever. Affections are paroxysmal, but the paroxysms are incomplete. Exhaustion is very well marked. That's why hats off to the selection of arsenic album as a generalized medicine preventive and also as a curative. Besides this, we have got great success with phosphorus, with sulfur, with rust ox, with gelsemium to a very big extent, with ferrum phos to a very big extent, and large number of medicines. Thanks a lot for your patient hearing. Thank you so much. Thank you, Dr. Juhi Gupta, for enriching us with knowledge regarding usage of homeopathy in cases of COVID-19 and informing us about facts and figures of COVID-19. Now I would like to request Dr. Pramod to धन्यवाद डॉक्टर जूही गुप्ता जी, डॉक्टर शिवांग जी, आपने पूरी हमें विस्तृत जानकारी